नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। परीक्षा प्लस से ये चैनल बिल्कुल अलग किया गया है आपका परीक्षा एसएससी, और इसमें एक बहुत बेहतरीन वीडियो हम लोग एसएससी जीडी के कट ऑफ को यहां पे लेके आए हैं, और उम्मीद है ये आपकी अंतिम वीडियो होगी जो आप कट ऑफ के लिए इधर उधर भटक रहे हो। इसी वीडियो में आपको सब कुछ नॉर्मलाइजेशन और आपको कट ऑफ, एक ऐसा कट ऑफ जो लगभग ऑफिशियल से ज्यादा, ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। आपको अंत तक वीडियो देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आप समझ पाओगे कि जो 1.5 लाख आंकड़ा 2 लाख आंकड़ा मेरे पास है, ये तमाम ऐसे जो कोचिंग है, तमाम ऐसी जो वेबसाइट है, तमाम ऐसे जो यूट्यूब चैनल है, उन सब से डेटा कलेक्ट करके सबसे ज्यादा एनालाइज एक बार में मैं आपको दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं। ये आपका डिस्क्लेमर है, ये आपके सारे जो भी आपके प्रीवियस ईयर डेटा है, और इस पे जो डीप एनालिसिस हुई है वो एक एक चीज आप देख सकते हो। फिर आप इस पे ट्रस्ट करके पूरे वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो कि आखिर आपका कट ऑफ कहां जाने वाला है और क्या आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ने वाला है। एक एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला पे रख के बताया गया है, ताकि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो आते हैं हम लोग शुरुआत में बिल्कुल कि क्या आपका कट ऑफ हो सकता है, और ये सारी चीजें हम लोग जो यहां तक पहुंचे हैं ये आखिर हम लोग किस तरीके से पा पाए हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, फिर से बोलूंगा कि बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बात तो परीक्षा पे वाले सारे बच्चे जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब एसएससी की सारी तैयारी आपके इसी वाले नए चैनल पे होगी। और जो बच्चे नए हो वो भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी से सारी संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है, सारी तैयारी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। आते हैं हम लोग के आखिर लगभग ऑफिशियल एसएससी जीडी कट ऑफ, मैंने इसे क्यों लिखा, क्यों मैं बोल रहा हूं कि एकदम ऑफिशियल है, 1.5 लाख डेटा पर आधारित है। स्टेट वाइज भी आपको इसमें पता चलेगा, एरिया वाइज। स्टेट वाइज एरिया वाइज क्या होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ होता है वह अलग अलग राज्य के अनुसार होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये एरिया वाइज होता है। जैसे नक्सल एरिया होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है इनके अलग आते हैं, और जो जनरल एरिया होता है मतलब इन दोनों से अलग जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जनपद होते हैं, उनका जो होता है उनका आपका कट ऑफ अलग आता है। तो 3 तरीके से ऐसे होता है। बाकी मेल और फीमेल, पुरुषों का अलग कट ऑफ आता है और फीमेल का अलग कट ऑफ आता है। और सबसे बड़ी बात है कि एसएससी जीडी 3 बार कट ऑफ निकालता है। सबसे पहले आप जब प्रीलिम्स परीक्षा देके आते हो, सीबीटी 1 देके आते हो, उसके बाद आप पीईटी पीएसटी स्टेज 1 क्वालिफाई करके स्टेज 2 में जाते हो, यह पहला जो कट ऑफ आएगा। फिर स्टेज 2 के बाद आप क्या जाओगे, मेडिकल के लिए जाओगे, तो वहां पे जो आप कट ऑफ आएगा कि मेडिकल में कौन कौन से बच्चे जा रहे हैं, और मेडिकल पे जो पास हो जाओगे तो फाइनली कट ऑफ लगेगा। मतलब कि एसएससी जो जीडी है इसमें आपके 3 कट ऑफ लगते हैं, और ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका है, स्टेट वाइज, एरिया वाइज, कैटेगरी वाइज, और उसके बाद मेल वाइज, फीमेल। तो ये सारी चीजें इसको क्या करती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस बनाती है। नक्सल, बॉर्डर, एसएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एटीसी, ये सारी चीजें क्या है और इनके कट ऑफ कैसे होंगे, इनको भी हम लोग समझते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग यहां पे चलने वाले कट ऑफ पे भी, बट आपको तुरंत उत्सुकता होगी कि तुरंत बोल दे कि सर इसका कट ऑफ क्या होगा। लेकिन एक बात समझिएगा बच्चों की, मैं एक सेकंड में ये नहीं बोल सकता कि इसका कट ऑफ ये क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत डीप एनालिसिस समझनी होगी, तभी आप ये समझ पाओगे कि हाँ जो आलोक सर कह रहे हैं ये बहुत ही बोल सकते हो कि लॉजिकल तरीके से गए। इनका जो एनालिसिस है बहुत ज्यादा मैथमेटिकल, सारे स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हुए, एक्सट्रापोलेशन मेथड लगाते हुए किस प्रकार से 1 लाख के आंकड़े को लगभग 2 लाख जो आपका यहां पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट होना है उस तक एक्सट्रापोलेट किया गया है। या बोल सकते हो कि टोटल अगर इसमें देखा जाए 47 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े थे, उन सारे बच्चों के अगर सारे डेटा एक साथ होते तो क्या कट ऑफ होता, किस प्रकार से होता, वो सारे ही पूरे इसमें गणित लगी हुई है। तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा 2-3 मिनट देखना होगा, और फिर आपको ये सारी चीजें एनालाइज करना होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं डिस्क्लेमर, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो इतनी सेंसिटिव वीडियो होती है, मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, बट फिर भी आप लोग के इतने फोन कॉल्स आते हैं, इसलिए कि सर कट ऑफ बता दीजिए। होता क्या है कि कट ऑफ कोई जरूरी नहीं कि जैसा यहां पे है एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्टली ऑफिशियल से मिल जाए, बट मैं एक चीज आपको एश्योर करा रहा हूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये वाली जो वीडियो में लगातार 3 दिन से इस पर वर्क कर रहा हूं, यकीन मानिए मैंने कोई क्लासेस नहीं की है, कोई कुछ नहीं किया, केवल इस वीडियो पे कर रहा हूं, और इसलिए ताकि जो कट ऑफ आपका हो बिल्कुल सटीकता की तरफ जाए, ताकि आपको जब आपका एग्जाम यहां पे जब रिजल्ट आए तो आप बोलो कि हाँ आलोक सर ने क्या एनालिसिस किया था, और इनका रिजल्ट भी आया और बिल्कुल वैसा हुआ। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि जो बच्चे सोचते हैं अगर कट ऑफ, मैं बता देता हूं, अगर उनका कम होता है तो वो क्या होते हैं, वो तो ओवर खुश हो जाते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि यहां पे बच्चे क्या करने हैं, कट ऑफ का मकसद क्या है। यहां पे कट ऑफ का मकसद जो है बच्चों, मैंने डिस्क्लेमर में भी लिखा है, कट ऑफ का मकसद केवल इतना है कि इस कट ऑफ का एकमात्र उद्देश्य है कि छात्र एक मत होकर अपनी दौड़ जारी रख सके। आप कट ऑफ क्यों जानना चाह रहे हो, आप कट ऑफ इसलिए जानना चाह रहे हो कि सर क्या इतने नंबर पे मुझे दौड़ करने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बस इस कट ऑफ का मतलब भी यही
यही है कि आपको यह बता पाया जाए कि इतने से ऊपर बच्चे सारे के सारे क्या हो, दौड़ कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो बेचारे वो ये सोच के कि कहीं अब हमारा तो हो ही नहीं सकता, दौड़ भी ना करे, बाद में इनका नंबर भी आ जाए और वो क्या करें, उनका फिजिकल ही तैयार ना रहो, बाद में क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पे मैं बता दूं। पहली बात तो ये जो कट ऑफ है या स्टेज 1 का है, मतलब कि स्टेज 2 के लिए है, पीटी पीएसटी के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। जो रनिंग वगैरह है, फिजिकल है, उसके लिए है। दूसरी बात यह रॉ मार्क्स पे आधारित है, मतलब कि जो आप स्कोर बन रहा है इस समय उस पे आधारित है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेगा और नंबर बढ़ने के कई तरीके हैं। एक तो इजी शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट आपको समझ में आता है। इसमें कुछ कैटेगरी और भी होते हैं, जैसे जो भी एसएससी जीडी का तैयारी करता है बच्चा, एक चीज मैं आपको बता दूं, वो एनसीसी सीबीए कैटेगरी का क्या होता है, उसके पास सर्टिफिकेट होता ही होता है। तो 5% मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं उसके क्या होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के मतलब 160 नंबर हैं, तो 5% 160 का अगर देखा जाए तो लगभग 8 नंबर क्या हो जाएगा, बच्चे के रॉ मार्क्स में जुड़ जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये सारी चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये चीज भी आपको, इसलिए मैं डिस्क्लेमर दिखा रहा हूं, इसको आप पढ़ने की बहुत आवश्यकता है कि ये रॉ मार्क्स पे आधारित है। निगेटिव मार्किंग पिछली बार 1/4 थी, इस बार 1/8 है। ये फुल मार्क्स इसमें 160 नंबर है। नॉर्मलाइज मार्क्स कट ऑफ मार्क्स में परिवर्तन ला सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ स्टेट वाइज, एरिया वाइज निकलता है, ये आपको मैंने दिखाई दिया। ये मैं आपको एक प्रूफ की तर्ज पे दिखा भी दूं कि किस प्रकार से आपका कट ऑफ बनता है। ये फाइनल कट ऑफ आपके इतने ऐसे बनेगा, बाकी ऐसे सबका ऑल ओवर इंडिया लेवल का बनता है, ठीक है। अगर यहां पे देखा जाए तो आपका ऐसे बनता है स्टेट वाइज। देखो जैसे आंध्र प्रदेश का है, ये जी मतलब जनरल एरिया, एन मतलब नक्सल एरिया, और ऐसे बी मतलब होगा बॉर्डर एरिया। और इसमें भी कैटेगरी वाइज, मतलब कि अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ये सारे क्या है, कैटेगरी वाइज। और सबसे बड़ी बात है कि ये फीमेल का लिस्ट अलग बनता है, मेल का लिस्ट अलग बनता है। तो सबसे पहले मेल फीमेल अलग होते हैं, मेल फीमेल में स्टेट अलग होते हैं, स्टेट में कैटेगरी अलग होते हैं, कैटेगरी में फिर एरिया अलग होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से एसएससी जीडी के कट ऑफ में बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि डिफरेंसेस और बहुत ज्यादा रेंज देखने को मिलता है। कहीं पे बहुत कम तो कहीं पे बहुत ज्यादा होता है, जिसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। यह कट ऑफ एक जनरलाइज कट ऑफ है, अतः हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ वाले राज्यों के कट ऑफ में टॉलरेंस देखने को मिल सकता है। एक जनरलाइज कट ऑफ करने का मैं आपको यहां पे, क्योंकि सारे राज्यों को तो बताना बहुत मुश्किल है, इतने सारे राज्य हैं, इतनी कैटेगरी है, तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो कि कितने सारे केसेस बनेंगे, और उन पे पूरी डीप एनालिसिस तभी हो सकती है जब आपके पास जितने बच्चे एग्जाम देके आए हैं सारे के सारे आंकड़े हों। और ये केवल और केवल कौन कर सकता है, माननीय एसएससी कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सारी डेटा क्या होता है, एसएससी के पास है। बाकी हम लोग तो केवल अजम्पशन पे और आपके आंकड़ों पे काम करते हैं। ये जो आंकड़े हैं मैंने आपको बता दिया कि तमाम जो टॉप वेबसाइट्स है, तमाम जो टॉप यूट्यूब चैनल है, तमाम जो हमारे पास जो गूगल फॉर्म की डेटा आई है, हर जगह से कलेक्ट करके, समाहित करके और उस पर डीप एनालिसिस करके बनाया गया है। इसलिए आप इस पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट भी कर सकते हो। अब आते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग क्या है कट ऑफ। इसमें पेपर लेवल पे कट ऑफ इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे करता है, यूपीपी एग्जाम और इन सब पे करता है। आते हैं, ये सारी बातें बाद में करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये एनसीसी के क्या होते हैं, 5%, इनके 3%, इनके 2% नंबर जुड़ते हैं, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्या होते हैं, यहां से आपका स्कोर पे फर्क पड़ेगा। एक हम लोग जनरल से कुछ डिटेल्स ले ले ताकि हम कट ऑफ के एनालिसिस करने में थोड़ा सा ज्यादा सहज हो पाए। 2018 में देखा जाए तो 2018 में 60,000 वैकेंसी थी, जिसके लिए 52,000 फॉर्म पड़े थे। अपीयर्ड बच्चे 30,000 थे, और इसमें जो क्वालिफाइड फॉर पीटी पीएसटी थे ये 5,54,903। उस समय क्या बोलता था, उस समय एसएससी बोलता था कि हम 10 गुना बच्चा फिजिकल के लिए लेंगे और करीबन हम क्या कर देंगे, 2.5 गुना बच्चा किसके लिए लेंगे, मेडिकल के लिए लेंगे। तो इतने बच्चे मेडिकल में अपीयर हुए थे। कड़ी चेंज हुई 2020-21 में, ये 25,271 बच्चे थे, 71,66,059 फॉर्म पड़े थे। ये उस समय का सबसे ज्यादा एसएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलिंग का ये क्या है, ये आपका डेटा है। ये क्यों हुआ आपको देखो 2018 के बाद 19-20 में क्या था, 19-20 में आपका कोविड था और यहां पर कोई वैकेंसी आई नहीं थी। कोविड के बाद से बच्चों को ऐसा लगा कि यार वाकई में सरकारी नौकरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी कारण से यहां पे क्या हुआ था, यहां पे फॉर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हालांकि वैकेंसी कम थी। बट इसका रियलाइजेशन क्या किया एसएससी ने, उस समय क्या किया था, उस समय एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया। बाद में अगर देखा जाए तो ये 2022 वाली वैकेंसी में जो पहले 25,000 समथिंग आई थी, 50,000 बाद में बढ़ के हुई और उसमें 54 लाख फॉर्म था। इस कारण से यहां पे जो क्वालिफाइड यहां पे थे 7.39, और एसएससी ने अब बोला कि मुझे 8 ही गुना लेना है, मुझे अब 10 गुना नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो सबकी दौड़ करा पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये है आपका 2024 जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें 26,146 वैकेंसी थी, 47,45,501 बच्चे अपीयर किए हैं। 53 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, एक उस शिफ्ट को इंक्लूड कर ले जो आपका
री एग्जाम हुआ है और यहाँ पे 28.5 बच्चे क्या हुए हैं, लगभग अपीयर हुए हैं। ये एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8 गुना बच्चा इन्होंने बोला है कि हम पीएचडी के लिए बुलाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा दिमाग में रखना है कि इस बार 8 गुना बच्चा वैकेंसी का 26,146 का लगभग कितना 2 लाख बच्चा क्या होगा रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, पीटी पीएचडी के लिए क्वालिफाइड होगा। तो हमारा जो कट ऑफ होगा हम इसके लिए कर रहे हैं, ना कि इन 50,000 बच्चे के लिए जो मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ना कि हम इस 26,000 बच्चे के लिए जो फाइनली सेलेक्ट होंगे। अगर 26,000 बच्चों की बात किया जाए तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल रनिंग के लिए कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। तो ये बात दिमाग में आप अपने रखते हुए आगे आते हैं। ये है एसएससी जीडी का 2024 का आंकड़ा। ये दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अभी से समझते चलो कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसमें थी, ओबीसी कैटेगरी में है, और सबसे ज्यादा फॉर्म भी किसमें पड़े हैं, ओबीसी कैटेगरी में ही सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े हैं 21,14,272। कितने में से, 47 लाख में से। अनरिजर्व अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो मुश्किल से कितना 1/3 भी क्या है, 1/3 भी फॉर्म अनरिजर्व का नहीं पड़ा है। उसके बाद देखा जाए ओबीसी सबसे ज्यादा है, फिर एससी का है, और उसके बाद देखा जाए यहां पे ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, इन दोनों कैटेगरीज में फॉर्म क्या है, बहुत ज्यादा पड़े हैं। इन टोटल 47 लाख किसके सापेक्ष, 26,146 जो वैकेंसी है इसके सापेक्ष। ये आपका पूरा डेटा था किस प्रकार से फॉर्म फिलिंग हुआ है, और ये आपकी वैकेंसी का डिटेल 2022 वाले का है, ये आप देख सकते हो। और यहां पे अगर हम देखें तो 2022 के उन डिटेल्स का था, ताकि ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप आंकड़ों को थोड़ा सा बिलीव कर पाओ कि हाँ भाई जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा हूं। और ये 26,146 वैकेंसी 2024 वाले की बात कर रहे हैं, वैकेंसी डिटेल्स की। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस पे आते हैं। ये बच्चों जो आपके पास है एसएससी जीडी 2022 कट ऑफ फर्स्ट सेकंड स्टेज, ये ऑफिशियल कट ऑफ। ये ऑफिशियल कट ऑफ कहां से लिया हूं वो भी मैं बता दूं। ये आप अगर टैली करोगे, है ना, टैली करोगे, ये यहां पे देखोगे कहा गया, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से आपको टैली करना है। तो वहां से आप टैली भी कर सकते हो कि ये आपका क्या है, कि सेम है कि गलत है, ताकि आपके दिमाग से ये एम्बिग्यूटीज क्या आ जाए, ये एम्बिग्यूटी निकल जाए। और ये जो पूरा आंकड़ा है ये यहां से, ये वही वाला है, यहां से आप टैली भी कर सकते हो। 2022 का ये कौन सा लिस्ट है, ये वही लिस्ट है जहां का आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे आप टैली भी कर सकते हो, आप एसएससी की वेबसाइट पे भी जाकर टैली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको ऑथेंटिक मिलेगा। और इसमें देखा जाए तो ये राज्यवार है। राज्यवार में मैंने क्या किया है, 2022 के आंकड़े के हिसाब से इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने 2-3 जोन में, एक तो मैंने रेड जोन में, दूसरा येलो जोन में, तीसरा ग्रीन जोन में। बट कट ऑफ बनाते समय मैं येलो जोन को भी 2 पार्ट में तोड़ूंगा। अभी आप मान के चलो, एक रेड जोन है, रेड जोन मतलब वो है कि जहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। एक येलो जोन है जहां पे कट ऑफ क्या होता है, मॉडरेट होता है। और एक क्या है, ग्रीन जोन भी मैंने बनाया है जहां पे कट ऑफ, यकीन मानिए आपको देखो यहाँ पे 48, 50, 48, 50, 64 ऐसे दिख रहे हैं। ये पिछले वर्ष का कट ऑफ है। ये तब था जब 50,000 की वैकेंसी था, किसमें, एसएससी जीडी 2022 की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये जो कट ऑफ मेल और फीमेल, अगर आप लिस्ट देखोगे तो मैं फीमेल का अलग और मेल का अलग, तो पहले वाले आंकड़े फीमेल का है, पीछे वाले आंकड़े किसके हैं, मेल के हैं। इसके आधार पे देख सकते हो। वहीं पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा है, जाता है। तो आप देखोगे जी मतलब यहाँ पे जनरल एरिया, एन मतलब नक्सल, जहां पे नक्सलिस्ट रहते हैं वो वाला एरिया है। और जहां पे ये बी क्या है, यहाँ पे बॉर्डर लाइन, मतलब ऐसे राज्य हैं, ऐसे राज्य कह रहा हूं, ऐसे जनपद हैं जो क्या है, बॉर्डर से टच हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बात करोगे तो गोरखपुर हो गया, जैसे आप बोल सकते हो उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल से टच कर रहा है। जैसे गुजरात हो गया, इधर टच कर रहा है। जैसे आप बोल सकते हो कि इधर जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे बॉर्डर एरिया हैं। या फिर आप इधर राजस्थान हो गया, तो जो बॉर्डर एरिया है, या फिर नक्सल एरिया, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे नक्सलिस्ट पाए जाते हैं, तो ये नक्सल एरिया हो गया। और जनरल एरिया मतलब जो एरिया बॉर्डर और नक्सल दोनों नहीं है, वो जनरल एरिया, आप इस चीज को समझो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कट ऑफ 121 गई थी फीमेल की। और अगर देखा जाए जनरल में अगर देखा जाए तो मेल की 123 थी। जनरल की सबसे ज्यादा होती है, नक्सल की कम होती है, बॉर्डर की अलग होती है। एक चीज ध्यान देना, मैक्सिमम ऐसे राज्य हैं जहां पे या तो नक्सल है या तो बॉर्डर है। जो बॉर्डर है जरूरी नहीं कि यहां पे नक्सल भी है, और जहां पे नक्सल है जरूरी नहीं कि यहां पे बॉर्डर है। 1-2 राज्य ऐसे हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है बिहार का। तो बिहार में अगर आप देखोगे तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे बॉर्डर, नक्सल और जनरल तीनों कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो बिहार वो क्षेत्र भी है, आपको पता भी होगा, ठीक है। बाकी आते हैं, इस मैंने बिहार को येलो जोन में रखा है, उसका भी कारण क्यों बता रहा हूं। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे 4 जो राज्य हैं मैंने रेड जोन पे किया है, और इनके कट ऑफ भी देख सकते हो, 122, 124, 114, 122, 118, 119। नक्सल में कोई वैकेंसी नहीं थी क्योंकि नक्सल एरिया यहाँ पे पाए नहीं जाते, तो कोई वैकेंसी नहीं थी। और यहाँ पे बॉर्डर पाए जाते, तो आप देख रहे हो बॉर्डर है तो नक्सल नहीं है, और नक्सल है तो बॉर्डर नहीं है। मैक्सिमम राज्य में यही केस है कि नक्सल है तो बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर है तो नक्सल नहीं है। बट जनरल आपको हर राज्य में मिलेगा। ये आपका क्या होता है, राज्यवार जो कट ऑफ निकलता है, उसको मैं आपको आंकड़े बता दूं ताकि आपके दिमाग में रहे। यहां पे कट ऑफ देख रहे हो,
और ये यकीन मानो ये कितने में गया है, ये 160 नंबर में गया है। लेकिन ये तब की बात थी जब क्या थी, जब निगेटिव मार्किंग क्या था, 1/4 था। 1/4 मतलब पिछली बार निगेटिव 0.5 नंबर की थी। इस बार निगेटिव बेटा क्या है, निगेटिव आपकी 1/8 है, मतलब कि 0.25 है। और 0.25 निगेटिव होने के कारण स्कोर या एवरेज आपके क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर पिछले बार का ऑन एवरेज देखा जाए तो बच्चों के जो एवरेज थे, मतलब सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के एवरेज की बात किया जाए तो वो 84-85 के इर्द गिर्द कहां पे घूम रहे थे। इस बार अगर सिलेक्शन लेने वाले बच्चों का क्या किया जाए, एवरेज निकाला जाए तो वो 90 प्लस है। और उस आंकड़े को मैं दिखाता हूं कहां पे है। ये कुछ ऐसे आपके टेलीग्राम चैनल से, कुछ व्हाट्सएप चैनल से, कुछ आपके बोल सकते हो कि यूट्यूब चैनल से, कुछ आपके वेबसाइट से सारे आंकड़े निकाले गए हैं कि कितने बच्चे किस जोन में आ रहे हैं। इसमें देखोगे तो अबव 140 वाले में लगभग 11,000, ये 1000 में आंकड़ा है, 11,000 की पोलिंग आ रही है। लगभग 136 से 140 के बीच में अगर देखा जाए तो 6.4 हजार, 131 से 135 8.2 हजार। आप देखो 140 से ऊपर वाले में 11,000, उसके बाद कम हजार। इसलिए क्योंकि जब कोई क्या होता है, पब्लिक जगह पे पोल कराया जाता है तो वहां पे केवल एसएससी जीडी के बच्चे नहीं होते, वहां पे सिविल की तैयारी करने वाले हैं, वहां पे भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे केवल मजा लेने के लिए कि अपने आप को थोड़ा ज्यादा होता नहीं कि अपने आप को कहीं बेहतर जगह पे देख के इमेजिन करके ज्यादा खुशी मिलती है, तो ये वही बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन 140 160 में 140 से ऊपर में वाहवाही लूटने वाली जो बात होती है, खुद से गर्व महसूस करने वाली बात होती है, ऐसे बच्चे होते हैं। तो इनको हम रिडंडेंट देते हैं, इन डेटा को नहीं लेते। बट इसके बाद अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आपका ऐसे बढ़ा है, फिर ग्राफ आपका नीचे आया। लेकिन आप देखोगे जिस रेशियो में ग्राफ बढ़ा है उस रेशियो में ग्राफ नीचे नहीं आया। कारण क्या है, यहां पे 121 से 125 का आंकड़ा है, यहां पे 111 से 120। ये वाला आंकड़ा बहुत ऊपर इसलिए गया है क्योंकि अभी हम लोग 5-5 का गैप लेके चल रहे हैं। अचानक से यहां पे कितने का गैप लिए हैं, अचानक से गैप लिए हैं 10 का गैप। इस कारण से यहां पे डबल बच्चा है, वरना ये ग्राफ आपका क्या होता है, ये ग्राफ आपका ऐसे आता। तो ये ग्राफ वही बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है। जैसे आपको मैं समझा दूं कि आप देखोगे 150 से ऊपर जो हकीकत में जो सही आंकड़ा आया है, और ये आंकड़ा मैं आपको बता दूं टॉप जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, टॉप जितने भी आपके वेबसाइट है, टॉप जितने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल हैं, सब जगह के आंकड़े और बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े, ये आपके द्वारा ही दिए हुए आंकड़े हैं। आप इसे जहां पे भी आप जिस पे विश्वास करते होगे वहां से टैली करा लोगे, आपका एक भी आंकड़ा गड़बड़ नहीं आएगा। इस बात की आप ऑथेंटिसिटी के साथ समझो। तो लगभग 150 के ऊपर 9 बच्चे आ रहे हैं, 150 से तो 141 के ऊपर, मतलब 140 से 150 के बीच में अगर देखा जाए, 141 से 150 के बीच में, तो लगभग 3,328 बच्चे आ रहे हैं। ये आंकड़ा मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आंकड़ा जो आप लोगों ने दिया है लगभग ये कितना है, लगभग 1.1 लाख आंकड़े की बात किया जाए, और मैंने 60,950 तक केवल कैलकुलेशन किया है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर 1.1 लाख के आंकड़े में इतने बच्चे यहां तक मिल गए हैं तो अभी हमारे पास तो 47 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो ये तो अभी उससे 47 गुना कम आंकड़ा मेरे पास है। अगर 47 लाख आंकड़ा और आ जाता तो जाहिर सी बात है वो बच्चे भी इसी में आते, और इसीलिए मैंने इस आंकड़े को क्या कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। एक्स्ट्रापोलेशन मेथड क्या होता है, आप लोग गणित तो पढ़ते ही होगे, जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो समझ लो कि किसी आंकड़े के आधार पर अगर हम उसे क्या करें, उसे हम लोग भविष्य में या उसकी एनालिसिस पे कितना ज्यादा आंकड़ा और आता तो ये ग्राफ कहां बढ़ता, उसे एक्स्ट्रापोलेशन मेथड बोला जाता है। या आप लोग साइंस में हायर स्टडीज में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो समझिएगा। अभी 140 से 136 के बीच में 6,476 मेरे पास जो आंकड़ा है, और तमाम जो पोलिंग से आंकड़ा है वो भी 6.4 हजार, और यहां पे देखोगे तो 6 इतना ही है। तो इसका मतलब कि तमाम पोलिंग से और मेरे पास जो आंकड़े हैं ये आंकड़े मैच कर रहे हैं। इससे ये और बताता है कि आंकड़े कितने सटीक हैं। उसके बाद देखा जाए तो 135 से 131 के बीच में 8,742, यहां पे भी आप देखोगे तो यहां पे कितना है, यहां पे भी 8.2 है। मेरे पास आंकड़े 8,700 के आए हैं। ऐसे देखा जाए 130 से 126 के बीच में 9,387, यहां पे आप देखोगे तो 10.2 है। ये भी बिल्कुल उसे सटीकता का प्रमाण बता रहे हैं कि ये दोनों आंकड़े बहुत क्लोज हैं। 125 से 120 के बीच में 9712, और ऐसे अगर यहां पे देखोगे तो 12,381। आप देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये ग्राफ अगर देखोगे तो बढ़ता हुआ ऐसे जा रहा है। और लेकिन फिर इसके बाद जब नीचे आओगे तो ये ग्राफ फिर से क्या हो जाएगा, ये ग्राफ रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो 1.1 लाख का आंकड़ा था। मैंने इसे तमाम एनालिसिस लगा के इसे एक्स्ट्रापोलेट करके जो एक आंकड़ा निकाला कि अगर हमारे पास ज्यादा आंकड़े ना आते, लगभग 2 लाख आंकड़े हमारे पास आते 1.1 लाख की जगह, तो हमारे पास एनालिसिस लगभग क्या होता है, 150 से ऊपर 30, अगर 150 से 140 के ऊपर लगभग 6,500, और 140 से 136 क्या होगा 25,000। ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। एसएससी का जब आंकड़ा आएगा, डेटा आएगा,
आपको मैं खुद दिखा दूंगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, कट ऑफ तो देते ही हैं। मैं दिखा दूंगा कि 141 से 150 के बीच में 6 से 6,500 के बीच में बच्चे मैंने बताया था, और इतने ही बच्चे उस लिस्ट में निकलेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा या जो वाला रिजल्ट आएगा। इसमें भी मैं दोबारा आऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये विश्वास है, ये एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी समझिएगा 135 से 131 35,000 में बच्चे, 130 से 126 इतने बच्चे, और इन सबको जोड़ेंगे तो इतना आया। ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप ये समझ पाओ कि मैं यहां पे जो आपके एनालिसिस किया हूं, जो आपका कट ऑफ बताने वाला हूं, ये कट ऑफ ऐसा क्यों है। अब सबसे जरूरी बात, इस वीडियो की सबसे जरूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये है, यहां से हमें पता क्या चलता है कि अगर आपका कट ऑफ देखा जाए तो इन जनरलाइज मैंने बोला कि 2 लाख बच्चा चाहिए। 2 लाख बच्चा चाहिए, किसके लिए, दौड़ के लिए चाहिए। हमें यह लगता है कि अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बच्चे हैं। अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो 2 लाख बच्चे हैं, और हमने देखा है लोवेस्ट कट ऑफ 111, इसलिए लगता है कि इन जनरल लगभग जो कट ऑफ जाना चाहिए 111 110 के आसपास जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि राज्यवार, यही मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको सारी मेरी पुरानी बातें समझ में आ रही होगी, जो मैं भी कुछ देर पहले बोला था कि राज्यवार बनता है। राज्यवार के बाद ये क्या होता है, मेल फीमेल के आधार पे बनता है। उसके बाद ये कैटेगरी वाइज बनता है, और उसमें भी ये डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज बनता है। इस कारण से बहुत वेरिएंस होता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप इस वाले लिस्ट को देखोगे तो किसी राज्य का किसी कैटेगरी में 123 भी कट ऑफ गया है, 124 भी कट ऑफ गया है, तो किसी राज्य का किसी कैटेगरी में 48 भी कट ऑफ गया है। कहां 124, कहां 48, कहां 61, कहां 56, अलग अलग कट ऑफ मिलते हैं। इसीलिए इसमें बहुत डिफरेंस होता है, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पे जो आपको मैक्सिमम कोचिंग संस्थान या बड़े बड़े टीचर्स आपको जो बताना चाहते हैं, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूं, और हो सकता है मैं भी कई जगह कोई पॉइंट मिस कर दूं। 3 दिन से लगातार मैं और मेरी टीम लगे हुए हैं, बट फिर भी मुझे पता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं गलती मुझसे भी हो सकती है। और सारे लोग शिक्षक होते हैं, ऑलरेडी अपने चीजों से समय निकाल के आपके लिए इतने एनालिसिस करते हैं, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट चूक हो जाती है। चूक कहां हो जाती है मैं आपको बता रहा हूं। ये पहली बात, 110 एक जनरलाइज कट ऑफ नहीं है। किसी राज्य का कम भी है तो किसी राज्य का ज्यादा है। 110 से कोई राज्य जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हो सकता है कि इसका कट ऑफ 130 तक पहुंच जाए। तो उसी का खामियाजा कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हों में ग्रीन जोन में डाला हूं, हो सकता है कि वो कहां पे पहुंचे, वो 70 पे ही उनका क्या बन जाए, दौड़ने के लिए बच्चों को मौका मिल जाए। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, राज्यवार। दूसरी बात, अब यहां पे आते हैं कि कट ऑफ जो डिपेंड कर रहा है वो रॉ मार्क्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कट ऑफ जो डिपेंड कर रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है। और ये नॉर्मलाइजेशन कब होता है, एक तो आपका रॉ मार्क है, रॉ मार्क के बाद आपका जो एनसीसी वाला नंबर होगा, जो 5% 8% ये सब जो नंबर होते हैं, इसे जोड़ने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, एसएससी क्या कहता है, एसएससी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्मूला बताता है कि ये आपका फॉर्मूला है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, मैं अभी इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको समझाने नहीं आया हूं, वरना बहुत टाइम चला जाएगा, और मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको कमेंट करके यह बताना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। क्योंकि जब आप मार्क्स बता दोगे, ये जो MIJ MIQ है, आप देखोगे कि MIQ क्या है। MIJ अगर देखोगे तो MIJ ये क्या बता रहा है, MIJ इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द J कैंडिडेट इन द I शिफ्ट। किसी I शिफ्ट में J कैंडिडेट के द्वारा प्राप्त जो आपका क्या है, प्राप्त जो आंकड़ा है, वो आपका मार्क्स है, वही आपका क्या देगा, वही आपका नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से क्या देगा, स्कोर देगा। और इसीलिए आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके अब बता दो कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, आपके यहां पे स्कोर कितने बन रहे हैं। इसमें एक एवरेज वाला डेटा नहीं है, वरना मैं आपको एवरेज वाला डेटा भी दिखा देता कि कितना आपका रहा। यही तो डेटा है। चलो इसी में आपको मैं एक एक चीज दिखा दे रहा हूं कि कैसे आपका आएगा। अब कुछ टीचर्स यहां पे गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये आप देख लो क्या है, ये आपका एग्जाम है 20 तारीख से लेके लगातार आपका 7 मार्च तक इधर, और उसके बाद 30 मार्च को अलग, टोटल 53 शिफ्ट में हुआ है। सारे बच्चों का यहां पे आंकड़ा आपके सामने है, जिसके आधार पे एनालिसिस है। ये जैसे 20/2/2000 शिफ्ट 1 है, ऐसे यहां पे शिफ्ट 3 है 20 तारीख का, 21 तारीख का शिफ्ट 2 है, 21 तारीख का शिफ्ट 1 है, 22 तारीख का शिफ्ट 2 है, 20 तारीख का शिफ्ट 4 है, शिफ्ट वाइज है। और ये है एवरेज मार्क्स उन शिफ्ट के। ऑन एवरेज देखा जाए तो हर शिफ्ट में मेरे पास जो डेटा है वो 2 से 2,500 बच्चों का है। प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 2,500 बच्चे हैं, और अगर आप 53 शिफ्ट का निकाल दोगे तो ये कितना पहुंच जाएगा, लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। ये उन 1.5 लाख बच्चों के आधार पे आपका डेटा है। अब ये एवरेज मार्क क्या बताता है, एवरेज मार्क बताता है कि कौन सा शिफ्ट कठिन है, कौन सा शिफ्ट
आसान है, ये बात आपको पहले भी पता होगी। नहीं पता है तो समझ लो कि जिस एवरेज का औसत कम है, इसका मतलब वहां पे जितने बच्चे हैं उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद भी नंबर कम पा पाए हैं, तो उन सब के बच्चों को 7 नंबर जोड़ के डिवाइड किया जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा, तो उनका नंबर कम आएगा। और जिस शिफ्ट का एवरेज ही ज्यादा हो जाए, मतलब वहां पे एवरेज बच्चा भी बहुत बढ़िया कर रहा है, इसका मतलब कि वो शिफ्ट क्या था, इस शिफ्ट आसान था। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे अगर नंबर कम है तो ये शिफ्ट कठिन है, और अगर किसी में नंबर ऐसे बढ़ता हुआ, एवरेज नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये शिफ्ट वाइज सॉर्टिंग है, तो ऐसे देखोगे तो किसी शिफ्ट में 100 एवरेज कितना आ रहा है, 115 भी आ रहा है, तो किसी शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में कितना आ रहा है, 90 भी आ रहा है। मतलब जिस शिफ्ट में एवरेज नंबर 90 आ रहा है वो कठिन है, जिस शिफ्ट में एवरेज नंबर 115 के आसपास आ रहा है वो आसान है। फिर भी ये आंकड़ा केवल ये बताने के लिए कंफर्म नहीं है कि कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन है, कौन सी शिफ्ट सबसे आसान है। ये बता सकता हूं कि कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी आसान है, लेकिन सबसे कठिन भी मैं बता सकता हूं। चलो सबसे कठिन में भी बता सकता हूं कि यहां पे 20 तारीख का, जो 20 फरवरी का जो 2024 में पहली शिफ्ट थी, ये सबसे कठिन थी, क्योंकि यहां पे मेरे पास लगभग 2,000 बच्चों का आंकड़ा था, मतलब कम आंकड़े होने के बाद भी यहां पे एवरेज क्या था, कम था। जनरली जितना आंकड़ा, जैसे अगर मुझे किसी शिफ्ट में 2,000 बच्चे का आंकड़ा मिले, किसी शिफ्ट में 3,000 का आंकड़ा मिले, तो जिस शिफ्ट में 3,000 का आंकड़ा मिलेगा उसका एवरेज कम होगा, जिस शिफ्ट में 2,000 का आंकड़ा मिलेगा उसका एवरेज ज्यादा आएगा, क्योंकि मेरे पास आंकड़े कम है, 2,000 3,000 ही है। हो सकता है कि इसका विपरीत हो, जिसके पास 3,000 आंकड़ा है, जिसका एवरेज कम है, वो शिफ्ट आसान हो। क्यों? क्योंकि जब सारे डेटा आ जाएंगे तो रियलिटी तब पता चलेगी। तो इस कारण से बता रहा हूं। फिर भी इन जनरल जब आपका डेटा आता है, 1.5 लाख डेटा कम नहीं होता है, और 1.5 लाख के डेटा के आधार पर देखा जाए तो सबसे कठिनतम आपकी शिफ्ट क्या है, 20/2/2024। लेकिन सबसे आसान शिफ्ट के बारे में बात करें तो कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो 30 तारीख का 30 मार्च वाला पेपर हुआ था, एग्जाम वाला, वो सबसे आसान था। ऐसा नहीं कि वो सबसे आसान है, वहां पे आंकड़े सबसे कम आए हैं, इसलिए उनके क्या है, इसलिए उसका एवरेज ज्यादा गया है। अगर आंकड़ा इस टू एवरेज का रेशियो देखा जाए तो जो पूरा आंकड़ा निकाला गया है वो 1 मार्च 2024 का प्रथम शिफ्ट, ये सबसे आसान शिफ्ट मुझे लगा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा नंबर, करीबन 3,000 बच्चे यहां पे डेटा दिए थे, इसके बावजूद भी एवरेज कितना है, काफी ज्यादा है। अगर कहीं पे 2,000 बच्चा दे रहा है, कहीं पे 3,000 बच्चा डेटा दे रहा है, तो 3,000 में एवरेज कम होना चाहिए, 2,000 में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 3,000 में एवरेज ज्यादा है, इसका मतलब सबसे आसान शिफ्ट आपका क्या आया है, 1 मार्च 2024। तो मुझे कमेंट करके मुझे बता दो, आपको क्या लगता है कि आपकी शिफ्ट सबसे कठिन है या आपकी शिफ्ट सबसे आसान है, ताकि मैं और अच्छे से इसे समझ पाऊं कि हाँ भाई, जो मैंने आंकड़ा निकाला है वो टैली कर रहा है कि नहीं। और आप कमेंट में भी देख लीजिएगा, अधिकतम बच्चों का 1 मार्च 2024 का वो पहली शिफ्ट जो उन्हें लगेगा सबसे आसान लगेगा, और जो सबसे कठिन लगेगा वो उनको 20 फरवरी 2024 का पहला जो शिफ्ट है, ये सबसे कठिन शिफ्ट का इस बार रिस्पांस आएगा कमेंट में, और कमेंट में जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आते हैं, ये आपका एवरेज हो गया। अब आप कभी से सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हूं, मैं आपको बता दूं। ये मैं लिखा हूं, ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, ये MQGM, M मतलब मैक्सिमम होता है, QJ मतलब होता है। अगर आप यहां पे देखोगे थोड़ा बहुत भी, है ना, थोड़ा बहुत भी देखोगे, पढ़ने वाले होगे तो समझ जाओगे। ये क्या है, सम ऑफ द मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट। मतलब एक ऐसे शिफ्ट जिसमें सबसे ज्यादा एवरेज गया है, उसका मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन MG क्या है, MGM Q, ये वाली वैल्यू जो है ये वो है। मतलब सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहां गया है, कट ऑफ 115.25 है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को भी जोड़ोगे तो 115.50 115.7 के आसपास आएगा, बट फिर भी मैंने इसे राउंड फिगर में केवल 115 लिखा है। आप देखोगे कि ये नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में ये सारी ही वैल्यू, अगर यहां पे देखा जाए, अगर यहां पे देखो आप ध्यान से, तो ये सारी ही वैल्यू क्या हो रही है, सारी वैल्यू इसमें क्या हो रही है, ये इतनी वैल्यू जुड़ रही है। मेन ये वैल्यू है, और उसके बाद ये वो नंबर है जो आप पा रहे हो, और ये वो नंबर है जो आपके शिफ्ट का क्या दे रहा है, एवरेज दे रहा है। MIQ आप देखोगे तो यहां पे क्या, इज द सम मीन मार्क्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आई शिफ्ट। अब कुछ कोचिंग क्या कह रहे हैं, कुछ कोचिंग कह रहे हैं कि केवल आपका क्या होगा, नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता। SSC के एग्जाम में नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं इस पे लेते। ये आपके पास क्या है, साफ साफ साक्षात सबूत भी है। ये नाम आप मत देखो, नाम देख भी सकते हो, मैंने तो इंटरनेट से फोटो उठाई है, तो इंटरनेट में पढ़ा है, उस पर कौन सी दिक्कत है। ये किसी बच्चे का 178 नंबर रॉ मार्क्स है, और फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज्ड 175.82 है। आप ये देख सकते हो कि SSC में नंबर कम होता है नॉर्मलाइजेशन में। तो इस भ्रम में मत रहना कि नंबर क्या होता है, नंबर हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, नंबर क्या होता है, कम भी होता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आप समझिएगा, डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, क्योंकि ये नंबर तो हमेशा
पॉजिटिव आएगा। ये अगर निगेटिव हुआ तो आपका नंबर ये कम ज्यादा क्या होता है, इसके निगेटिव होने पे डिपेंड करता है। तो कोई ऐसा बच्चा यहां पे क्या होता है, अगर निगेटिव ऐसा नंबर पाता है कि ये वैल्यू निगेटिव आ जाती है, तो वो आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसका वैल्यू का नंबर कम ही हो जाएगा। बट इन शॉर्ट आपको बता दूं, क्योंकि अभी मैं नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला एक्सप्लेन करने नहीं आया हूं, इन शॉर्ट आपको बता दूं कि कोई ऐसा बच्चा जो आसान शिफ्ट का हो और टॉपर लिस्ट में हो, उसका नंबर कम हो जाता है। अब सारे टॉपर अगर कोई ऐसे होंगे और आप कभी आसान शिफ्ट में पाए होगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका नंबर कम हुआ था कि नहीं हुआ था। तो टॉपर लिस्ट का जो बच्चा होता है उसका आसान शिफ्ट पड़ जाता है तो उसका एक आध नंबर कम होता है। बट अच्छी बात यह है कि बढ़ने को तो 20-20 नंबर बढ़ जाता है, बट कम होने के लिए केवल 1-2 नंबर कम होता है, पॉइंट में कम होता है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। इसलिए कई बार उसे क्या होता है, कंसर्न में नहीं आता। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे की बात आते हैं कि यहां पे जो ये फॉर्मूला मैंने बताया है, तो मैंने वही 115 ये मैं क्यों बताया हूं, आपका काम ये है कि आपका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। मैंने आपका काम कर दिया है आसान। हालांकि y वैल्यू पे डिपेंड करेगी, y की वैल्यू मैक्सिमम शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होती है, लेकिन किसी में 1.2 1.5 भी हो सकती है और किसी में 0.7 0.8 भी होती है। ये y का गुणा होगा x माइनस 114। अब आपको क्या करना है, आपको एज्यूम करना है कि y की वैल्यू 1, ये मान के चलना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं निकल पाएगा, एग्जैक्ट तो एसएससी बता पाएगा, बट फिर भी मैं कर सकते हैं। आपको y को 1 मानते हुए 115 में आपको क्या करना है, x में से, x मतलब आप जितना नंबर पा रहे हो उस नंबर में से आपके शिफ्ट का, आप देखो जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई बच्चा, किसी बच्चे का जो एग्जाम है वो 30 मार्च 2024 के पहले शिफ्ट में पड़ा। 30 मार्च को एक ही शिफ्ट होता है। हम कोई एग्जांपल ले लें, इसको ले लेते हैं, एक जनरल ले लेते हैं। मान लो 24 फरवरी 2024 को कोई बच्चा है जिसका चौथे शिफ्ट में पेपर पड़ा, तो अपना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैसे स्कोर करेगा, वो 115 लिखेगा प्लस, उसके बाद मैंने मॉड वैल्यू इसलिए लगाई है कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर माइनस आया तो आप माइनस कर दोगे, प्लस आया तो आप प्लस कर दोगे, ध्यान देना। तो यहां पे क्या आएगा, 115 प्लस x मतलब कि जितना आप स्कोर कर रहे हो माइनस क्या कर दो आप अपने शिफ्ट का जो एवरेज है वही आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ये अगर आप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ जाएगा। ये हम एज्यूम करेंगे y 1 के बराबर है, ज्यादा केस में यही होता है। फिर भी थोड़ा बहुत अंदर आएगा भी, तो जो आप यहां पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकालोगे उसमें क्या होगा, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। किसी बच्चे के पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है बीसी और ए कैटेगरी का, तो आप देख लीजिएगा, पीछे स्क्रीनशॉट से वहां पे निकाल लीजिएगा, मैंने वीडियो में बताया है। उतना परसेंटेज, जैसे अगर आप क्या होगा, अगर 16 है तो 5%, 16 8 नंबर, ऐसे 3%, ऐसे आपका 2%। तो उस हिसाब से पहले आप रॉ मार्क्स में, आप एक्स है, एक्स में आप रॉ मार्क्स क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, वो एनसीसी वाला नंबर जोड़ दीजिएगा, फिर इस फॉर्मूले में बैठाइएगा, वो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क होगा। तो इस प्रकार से आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे। अब आते हैं हम लोग, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बताएगा किस में बढ़ेगा किस में घटेगा। तो ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि कितना आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएगा। आप खुद ज्यादा आइडिया लगा लोगे कि आपका रॉ स्कोर एक्स से ये जो वैल्यू आएगी कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आप ये फॉर्मूला लगा के मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कि आपका कितना बन रहा है। अब आते हैं हम लोग कि मेन फाइनल कट ऑफ, जिसके आपने इतना इंतजार किया, इतनी एनालिसिस का इतना जो इंतजार किया है, वो आते हैं हम लोग यहां पे। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने जो एनालिसिस किया है वो कितना ऑथेंटिकली और कितना बेहतरीन तरीके से किया है, ताकि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है, ये मैंने रेड जोन में आपका उत्तर प्रदेश है, आपका हरियाणा है, आपका राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, 4 राज्य ऐसे हैं। अनरिजर्व्ड का 127 प्लस माइनस 3 है। मेरे पास 1.5 लाख का आंकड़ा है। अगर यह आंकड़ा मेरे पास 2.5-3 लाख का होता एग्जैक्टली मैं आपको बता देता, दशमलव के इर्द गिर्द आगे पीछे भी न जाता। ये आप ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा आप आंकड़े देते हो उतना ज्यादा क्या होता है, सटीकता इसमें आती है। तो आप देख लीजिएगा 127 प्लस माइनस 3 मतलब 124 125 जनरल में, हॉट एरिया में मतलब कि रेड एरिया में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी का भी, राजस्थान का भी, हरियाणा का भी, सबका इतना जाएगा। इसीलिए मैंने प्लस माइनस 3 का टॉलरेंस लिया रहेगा 127 के आसपास ही। हो सकता है कि यूपी का 125 हो जाए, हो सकता है हरियाणा का 129 हो जाए, हो सकता है कि मध्य प्रदेश का 122 हो जाए। इस आधार पे होगा, इसीलिए मैंने टॉलरेंस लिया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये नक्सल वाले एरिया का है, ये बॉर्डर वाले एरिया का है, ये फीमेल महिलाओं का कट ऑफ है। तो भाई आप जिस कैटेगरी में आ रहे होगे, आप मेल या फीमेल होगे, और आपका राज्य जो होगा, जिस जो आप पिछले देख सकते हो उस जोन के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपना टैली करा लीजिएगा कि आप कहां पे कर रहे हो और आप अपनी दौड़ चालू कर दो।
इससे ये वो कट ऑफ है जिससे ज्यादा क्या हो सकती है तो नहीं जा सकती, इससे कम चली जाए वो बात अलग है। मैंने वो कट ऑफ आपको बता दिया कि आप कभी धोखे में नहीं रहोगे, आपका इससे कम और कम होगा भी तो आप देख लीजिएगा 0.5, एक नंबर 2 नंबर, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि आपका रही आया है कि नहीं आया है। ऐसे ही फॉर डार्क येलो, डार्क येलो जोन में मैंने उन एरिया को रखा है, यहां पे मैंने केवल येलो से किया, ये आप ध्यान दे लीजिए। डार्क येलो में कितने राज्य हैं मैं उनको आपको दिखा दूं जहां पे ड्रास्टिकली चेंज आया है। तो डार्क येलो में ये आप देख लो, बिहार से लेके और आपका कहां तक, बिहार से लेके आप आंध्र प्रदेश तक ले सकते हो। हाँ, बिहार से लेके आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, बिहार से लेके आंध्र प्रदेश तक आप यहां पे क्या ले सकते हो, यहां पे येलो या डार्क येलो ले सकते हो। और ये आपका नागालैंड अगर यहां पे देखा जाए, ये सारे क्या है, ये सारे आपके ग्रीन जोन है, ठीक है, ये सारे आपके ग्रीन जोन है। तो इस बात पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ये आपके क्या है, रेड जोन, ये आपके क्या है, ये आपके येलो जोन में है। येलो जोन में डार्क जोन मैंने कहां तक माना है, यहां तक। ये इतने राज्य आपके क्या है, डार्क जोन में है। बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड तक ले लो। और छत्तीसगढ़ से नीचे ये क्या है, ये आपके लाइट येलो, ये वाले क्या है, लाइट येलो है। और ये सारे क्या है, ग्रीन है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके आधार पे आप अपना क्या करिएगा, कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट यहां पे दे रहा हूं, इसे आप खींच लीजिए। ये डार्क येलो के लिए, ये क्या है, ये येलो लाइट के लिए, ठीक है। और इसके लिए ग्रीन जोन के लिए कट ऑफ आपका ये जाने वाला है, इसका आप कट ऑफ ले लीजिए। उम्मीद है कि इस कट ऑफ वीडियो से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे और मैं आपको एश्योर भी कराता हूं कि यहां से बच्चों आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, 3 दिन लगातार आपके लिए यह एनालिसिस हो रही है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले की कोई वीडियो या इससे बाद की कोई इंटरनेट की कोई भी जो सटीक वीडियो आपको सबसे लगे, आप मैच करा लीजिएगा। मेरे डाटा से कोई भी अलग नहीं बताएगा, क्योंकि ये सबको विश्वास है, सारे टीम को और सारे बच्चों को। आलोक सर जब डेटा लेके आते हैं एनालिसिस, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका कट ऑफ हमेशा मैच भी करता है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। एक बात जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करिएगा। चैनल बिल्कुल नया है, आपके लिए बिल्कुल ताजा है, 0 सब्सक्राइबर है, लेकिन आपको इसे बढ़ाना है और लाखों में लेके जाना है। वो आपका काम है, मेरा काम है आपकी सेवा करना, आपका काम है बस सब्सक्राइबर, अपना यार प्यार जो भी आप बोल सकते हो, विश्वास, वो बढ़ाना है। और ये मुझे मिलता रहेगा, मुझे पता है आपके साथ। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।